क्या जेल जाएंगी शेख हसीना? शेख हसीना पर किडनैपिंग का केस दर्ज, खुल गया 9 साल पुराना मामला। शेख हसीना का बांग्लादेश को पैगाम की अपील। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बुधवार को अपहरण का केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता सोहेल राणा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अदालत ने हसीना के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। बंगाल अखबार ढाका पोस्ट के मुताबिक इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान, पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक, पूर्व आईजीपी शहादुल हक, पूर्व आरएबी डीजी बेंजर अहमद और रैपिड एक्शन बटालियन के 25 अज्ञात सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जेल जाएंगी? क्या है पूरा मामला? चलिए विस्तार से बताते हैं आपको हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बुधवार को अपहरण का केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता सोहेल राणा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अदालत ने हसीना के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। शिकायतकर्ता राणा ने कहा कि वो 6 जून को 2015 की रात अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा था, तभी आरएबी के कुछ जवानों ने उनका अपहरण कर लिया। उसे पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए। उसे पॉलिटिक्स छोड़ने की धमकी दी गई। 38 दिन बाद 13 अगस्त को उसे रिहा किया गया। इससे पहले मंगलवार को हसीना पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। हिंसा के दौरान पुलिस की गोली से दुकानदार की मौत हुई थी। हसीना के देश छोड़ने के 8वें दिन मंगलवार को उस पर हत्या का केस दर्ज हुआ। हसीना सरकार ने गृह मंत्री रहे असदुज्जमान खान, अवामी लीग के महासचिव अबेदुल कादर और पूर्व आईजी अब्दुल्ला अल मामून सहित 2 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। ये मामला मोहम्मदपुर में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान 19 जुलाई को पुलिस फायरिंग में एक दुकानदार अबू सैद के पुलिस फायरिंग से मौत से जुड़ा है। ढाका के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने हत्या की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। देर रात पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान, उनकी पत्नी और दोनों बेटों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। शेख हसीना ने देशवासियों से लगाई गुहार। पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार बयान जारी किया है। उनके बेटे रॉय ने एक पोस्ट में शेख हसीना के हवाले से इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हसीना ने कहा कि जिन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में देश ने आजादी हासिल की थी, उनका अपमान किया गया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि मेरे पिता का अपमान किया है। मैं देशवासियों से न्याय की मांग करती हूँ। शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी, तब से वो यहाँ है। शेख हसीना का ये बयान बेटे सजीब वाजिद जॉय के हवाले से सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। शेख हसीना ने बांग्लादेशी नागरिकों से 15 अगस्त पर अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर शोक मनाने का आग्रह किया है। 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी कैंसिल कर दी है। प्रदर्शन में मारे गए लोगों को हसीना ने श्रद्धांजलि दी। हसीना ने बयान में कहा कि जुलाई से अब तक आंदोलन के नाम पर बर्बरता, आगजनी और हिंसा में कई जाने गई हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जो मेरी तरह अपने परिजनों को खोने के दर्द के साथ जी रहे हैं। प्रदर्शनों में कई छात्रों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, अवामी लीग के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। हसीना ने कहा कि मैं मांग करती हूं कि इन हत्याओं और बर्बरता में शामिल लोगों को सख्त सजा दी जाए। समय पर चुनाव कराने के लिए भारत से मांगी मदद। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद रॉय ने भारत से मदद मांगी है। मंगलवार यानी 13 अगस्त को एक इंटरव्यू में रॉय ने कहा कि भारत को ये कोशिश करनी चाहिए कि बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक 90 दिनों के भीतर चुनाव हो। रॉय ने कहा कि मुझे यकीन है कि यदि समय पर चुनाव हो तो अवामी लीग को प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिले तो हम चुनाव जीत सकते हैं। रॉय ने कहा कि सरकार ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ठीक से नहीं संभाला, जिससे हिंसा हुई। रॉय ने माना कि सरकार को शुरू में आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए थी और विवादास्पद आरक्षण के खिलाफ बोलना चाहिए था। अवामी लीग के नेता सेना की बैरकों में रह रहे।
बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने मंगलवार को कहा कि सेना ने अवामी लीग सरकार के कुछ बड़े नेताओं को शरण दी है। उन्होंने बताया कि इनकी जान को खतरा है। सेना प्रमुख ने कहा, अगर किसी को अपनी जान का खतरा महसूस होता है तो हम निश्चित रूप से उन्हें शरण देते हैं, चाहे उनकी जाति और धर्म कुछ भी हो। अगर उनके खिलाफ कोई आरोप या मामला है तो उन पर निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन हम उन पर हमला या एक्स्ट्रा जुडिशियल कार्रवाई नहीं चाहते। सेना प्रमुख ने दावा किया कि उन पर बाहरी दुनिया का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर कुछ बातचीत हो रही है। हम नहीं चाहते कि अब एक भी घटना हो। हम इस पर नजर रखे हैं और अपराधियों को सजा दिलवाएंगे। वहीं ढाका पुलिस ने मंगलवार को शेख हसीना के सलाहकार सलमान रहमान और कानून मंत्री रहे अनिसुल हक को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों को ढाका के सदर घाट में नाव से भागते समय गिरफ्तार किया गया। हसीना के देश छोड़ने के बाद से ये दोनों अंडरग्राउंड थे। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने वीजा सेंटर शुरू किया। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार से वीजा सेंटर को शुरू कर दिया है। हालात बिगड़ने के बाद 6 अगस्त को वीजा सेंटर को बंद कर दिया गया था। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि सेंटर से फिलहाल सीमित संख्या में ही वीजा जारी किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। अब पुराने सभी मामले खुल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के देश छोड़ने के 8वें दिन मंगलवार को उन पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। हसीना सरकार में गृह मंत्री रहे असदुज्जमान खान, अवामी लीग के महासचिव अबेदुल कादर और पूर्व आईजी अब्दुल्ला अल मामून सहित 2 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। ये मामला मोहम्मदपुर में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान 19 जुलाई को पुलिस फायरिंग में एक दुकानदार अबू सैद के पुलिस फायरिंग से मौत से जुड़ा हुआ है। ढाका के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने हत्या की जांच के आदेश भी दिए हैं। देर रात पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान, उनकी पत्नी और दोनों बेटों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ये भी बता देते हैं कि क्यों शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में अब तक 14 पुलिस कर्मियों समेत करीब 300 लोगों की जान चली गई थी। हिंसा में हजारों लोग घायल भी हो गए थे। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो गए थे कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। साथ ही प्रदर्शन को दबाने के लिए देश में इंटरनेट सेवा पर भी बैन लगा दिया गया था। हाईवे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों पर पुलिस गोली मारने के साथ में आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। छात्र देश में असहयोग अभियान चला रहे थे। पुलिस बलों और प्रदर्शनकारियों की कम से कम 20 जिलों में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री शेख हसीना पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहे थे। बांग्लादेश में फैली देशव्यापी हिंसा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शनकारी ये जानलेवा प्रदर्शन क्यों कर रहे थे और उनकी सरकार से क्या मांगे थी। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण कानून का प्रावधान है। बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। इन नौकरियों में से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित है। इसमें भी बांग्लादेश की आरक्षण प्रणालियों में से विवाद 30% आरक्षण को लेकर है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना सरकार का समर्थन करते हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। इस पर बवाल बढ़ गया और ऐसा बढ़ा कि ऐसा वक्त आया जब बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को मात्र 45 मिनट दिए थे और कहा था कि आप आवाज जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, और वो देश छोड़कर भारत चली गई थी। अब इसके बाद शेख हसीना ने पहली बार बयान जारी किया है, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।